हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के टू द पॉइंट सेक्शन में हम डिस्कशन करेंगे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का, जिसे हम पोषण अभियान के नाम से ही जानते हैं। तो ये शुरू करते हैं। दोस्तों, कोविड-19 के इस महामारी के समय में अभी जो पोषण अभियान है वो काफ़ी चर्चा में है। और बच्चों को लेकर जो अनिश्चितताएँ इस कोविड-19 में पैदा हुई हैं, जैसे स्कूलों से लेकर जो स्थिति है, स्कूल अभी क्लोज चल रहे हैं और जो मिड डे मील है वो भी अभी क्लोज हो गया है। तो ऐसी स्थिति में जो निचले तबके के जो लोग हैं, उनको जो फूड है वो नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, और उनके बच्चों को जो फूड इनसिक्योरिटी है वो उसकी स्थिति भी अभी पैदा हुई है, ऐसा देखने को मिला है। तो इस प्रकार जो पोषण अभियान है उसे और सुदृढ़ करने की जो स्थिति है अभी पैदा हो गई है, और ऐसी मंशा सरकार ने भी जाहिर की है। तो इसीलिए पोषण अभियान अभी न्यूज़ में है। आइए समझते हैं नेशनल न्यूट्रिशन मिशन क्या है, इसके मेन उद्देश्य क्या हैं तथा इसकी स्थापना किन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर की गई है। सबसे पहले दिसंबर 2017 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देश भर में कुपोषण की समस्या को संबोधित करने हेतु पोषण अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान का उद्देश्य और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण के माध्यम से देश भर में बच्चों, किशोरियों, महिलाओं में कुपोषण तथा एनीमिया को चरणबद्ध तरीके से कम करना है। दोस्तों, इसमें ध्यान रखिएगा कि बच्चे और किशोरियों को मिलाकर इसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया है, और वुमेन्स भी इसमें शामिल हैं और पुरुष इसमें शामिल नहीं हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अभियान के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों को शामिल किया गया है। इसके अलावा पोषण अभियान या राष्ट्रीय पोषण मिशन की अभिकल्पना नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय पोषण रणनीति के तहत की गई है। इस रणनीति का उद्देश्य 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत जो है उसकी स्थापना की गई थी। 2022 तक इस जो मिशन है उसमें यह लक्ष्य रखा गया था कि भारत को कुपोषण मुक्त राज्य बना दिया जाएगा, जो कि अभी पूर्ण होती है नज़र नहीं आ रही है। तो इस प्रकार की स्थिति अभी बनी हुई है। इस अभियान का जो लक्ष्य था वो 9,046.17 करोड़ के बजट के साथ देश भर में जो 10 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाना था। इसके अलावा अभियान की कुल लागत जो है वो उसका 50% हिस्सा बजटीय समर्थन से प्राप्त होता है, जबकि 50% हिस्सा जो विश्व बैंक और अन्य बहुपक्षीय विकास बैंकों के द्वारा अनुदान के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो 50% जो है गवर्नमेंट अपने बजट में देती है, और 50% जो है वो विश्व बैंक और बहुपक्षीय विकास बैंक जो अन्य बैंक हैं उनके द्वारा अनुदान के रूप में प्राप्त होता है। इसके अलावा बजटीय समर्थन के माध्यम से दिए जा रहे हिस्सों को 3 भागों में बांटा। इसमें पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए जो है 90/10 का प्रतिशत रखा गया है, जिसमें 90% केंद्र सरकार वहन करती है और 10% जो है राज्यों के द्वारा वहन किया जाता है। इसके अलावा बिना विधायिका के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट नहीं है, ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों में 100% जो वहन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा जो अन्य राज्य बचते हैं उसमें 60% 40% का रेशियो रहेगा, जिसमें 40% केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा, और 60% केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा और 40% जो है वो राज्यों के द्वारा वहन किया जाएगा। ऐसी जो स्थिति इसमें बनाई गई है अनुदान को लेकर। आइए समझते हैं इस अभियान का जो प्रभाव है वो किस प्रकार से बढ़ा है और किन किन लोगों को इसका बेनिफिट जो है वो मिल पाया है। हालांकि पोषण अभियान के परिणामों को कार्यक्रम की स्वीकृति अवधि में पूरा नहीं किया जा सका है, परंतु इस संदर्भ में जो व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण है, जिसे कि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूट्रिशन नेशनल सर्वे कहा जाता है, कि आंकड़ों पर गौर किया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो हमारे लक्ष्य थे उससे लक्ष्य से हम काफ़ी दूर नहीं हैं, और उन लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा यूनिसेफ द्वारा जो आयोजित व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उसमें 34.7% बच्चे स्टंटिंग, जिसका मतलब होता है कद में छोटा रह जाना, और इसी वर्ग की आयु में 33.4% जो बच्चे हैं उनमें अल्प वजन की समस्या से जूझ रहे हैं। इस प्रकार जो भारत में कुपोषण की स्थिति है वो इस प्रकार दर्शाई गई है। भारत में कुपोषण की जो स्थिति है उसमें आप देखेंगे तो इसमें पोषक तत्वों की कमी, अधिकता और इनके संतुलन को दर्शाता है। इसके साथ ही भारत में जो कुपोषण की समस्या है वो इतनी गंभीर है कि इसे निपटने के लिए जो सरकार ने इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता का एक विषय बना लिया है। इसके अलावा यूनिसेफ के द्वारा संचालित राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश में 5 वर्ष की आयु
के लगभग आधे बच्चे हैं उनमें नाटेपन का प्रॉब्लम होता है, जिसमें कि कद छोटा रह जाता है और दुबलेपन की समस्या भी देखने को मिलती है। इसके अलावा वर्ष 2019 में लेसेट के द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार भारत में 1.4 मिलियन बच्चों की मृत्यु है, उसमें 68% के लिए कुपोषण की जिम्मेदार होता है। इसके अलावा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा विश्लेषण जो भारत का एक डाटा है, तो उसमें 2019 में यह कहा गया था कि भारत में गरीबी और कुपोषण के लिए पीढ़ीगत प्रकाश डाला जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन है और जो अवेयरनेस है उसका जो दायरा है वो बढ़ाया जाना चाहिए, तभी जाकर इन जो स्थिति है वो कुपोषण की स्थिति से हम लोग निपट पाएंगे। तो इस प्रकार जो भारत में कुपोषण की स्थिति इस डाटा में दर्शाई गई है। इसके अलावा जो रिपोर्ट में गरीबी और कुपोषण के दुष्चक्र में जो फंसे समाज के लोग हैं उनमें गरीब तबके को दिखाया गया है, जो कई पीढ़ियों के बाद भी समस्या से बाहर नहीं निकल पाते हैं। एक बार जब कुपोषण की स्थिति किसी फैमिली में पैदा हो जाती है तो वो कुपोषण की स्थिति पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है और जो न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस में तब्दील हो जाता है उसे रोक पाना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार गरीबी के जो दुष्चक्र है उसके निम्न पॉइंट यहाँ दर्शाए गए हैं, जिसमें भूख, एनीमिया और कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाएं ऐसे बच्चों को जन्म देती हैं जो नाटेपन, कम वजन जैसी समस्याओं से पीड़ित होते हैं या वे मानवीय क्षमता के अनुरूप विकास नहीं कर पाते। इसके अलावा बाल्यावस्था के वर्षों में जो पोषक तत्वों की कमी बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती है, साथ ही उनमें जो जीवन भर के समाज के हाशिए पर रहना पड़ता है। इसके अलावा आवश्यक पोषक तत्वों के बगैर बच्चों का दिमाग पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता। इस कारण जो कुपोषण से प्रभावित बच्चे होते हैं वो आगे चलकर अपनी पूर्ण क्षमता के अनुरूप सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं और भविष्य में इनकी आय कम होती है। इस प्रकार आगे चलकर वो कम आय में अपना जीवन यापन करते हैं, जिससे कि देश को भी नुकसान होता है और उसकी आर्थिक उन्नति बाधित हो जाती है। तो इस प्रकार की जो स्थिति है वो देखने को मिलती है अगर कुपोषण को सही से टैकल नहीं किया जाए। इसके अलावा दोस्तों आपने अभी देखा होगा कि कुछ समय से जो कोविड-19 की स्थिति चल रही है और इस महामारी के दौर में जो स्कूल हैं वो बंद हैं, एजुकेशन का जो सिस्टम है वो काफ़ी डाउन हो गया है और लगभग 15 महीने से जो स्कूल हैं वो बंद है। मिड डे मील का जो प्रोसेस सरकार के द्वारा चलाया जाता है वो भी बंद है और इस प्रकार जो वैक्सीनेशन को लेकर जो बच्चों में वैक्सीनेशन होता है वो भी रूरल एरिया में थोड़ा बाधित है, अर्बन एरिया में फिर भी ठीक है। तो इस प्रकार की स्थिति महामारी में देखने को मिल रही है। तो कोविड-19 महामारी ने लाखों लोगों को गरीबी की स्थिति में वापस धकेल दिया है। इसके साथ ही इनमें एक बड़ी आबादी की आय में भी भारी कमी आई है। यह महामारी आर्थिक रूप से जो वंचित लोग हैं उनको बुरी तरह से प्रभावित कर रही है, जो कि कुपोषण और खाद्य सुरक्षा के लिए सबसे अधिक सुभेद्य हैं, मतलब ईजी टारगेट हैं। इसके अलावा महामारी प्रेरित लॉकडाउन में आवश्यक सेवाएं जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्रों के तहत पूरक आहार, मध्याह्न भोजन, टीकाकरण और सूक्ष्म पोषण अनुरूपण आदि की जो आपूर्ति है वो बाधित हुई है, जो कुपोषण के मामलों में व्यापक वृद्धि का कारण बन गई है। तो इस प्रकार जो शिशु और छोटे बच्चों में जो आहार का एक प्रोसेस होता है वो इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, जिसमें इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग के नाम से जाना जाता है, IYCF इसे बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, जिसमें जन्म से पहले 1 घंटे में स्तनपान की शुरुआत की जाती है। जब भी बच्चे का जन्म होता है तो उसके 1 घंटे के अंदर अंदर माता को स्तनपान बच्चे को कराना पड़ता है, जिसमें माँ का पीला दूध बच्चे के पोषण और अनेक संक्रमणों से बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है बच्चे के जन्म के बाद, जो हर माँ को फॉलो करनी चाहिए और इसे करना चाहिए। इसके अलावा जीवन के पहले 6 महीनों में जो अनन्य स्तनपान किया जाना चाहिए, यह एक भावनात्मक संबंध है और रोगों के जो सुरक्षात्मक प्रतिरोधक क्षमता होती है उसमें वृद्धि कर बच्चे के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। जो शुरू के 6 महीने होते हैं उसमें बच्चे को केवल फीडिंग ही करानी चाहिए और माँ का दूध ही देना चाहिए। इसके अलावा 6 महीने की आयु के समय पर पूरक आहार की शुरुआत करनी चाहिए। 6 महीने के बाद में पूरक आहार आप शुरू कर सकते हैं, जिसमें जन्म से 6 महीने की अवधि में और के बाद दूध के अलावा धीरे धीरे ठोस भोजन भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो 6 महीने के बाद में जो 2 वर्ष तक का बच्चा होता है उसके लिए आयु उपयुक्त खाद्य पदार्थ आप उपलब्ध करा सकते हैं। इस दौरान जो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, मात्रा और आवृत्ति है
उसकी स्वच्छता का ध्यान आपको रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि जो आप फूड बेबी को दे रहे हैं, जो बच्चे को दे रहे हैं, वो सभी पोषक तत्वों से, तो इस प्रकार की स्थिति में आप भोजन बच्चे को करा सकते हैं। इसके अलावा शेषवावस्था के बाद जब शिशु खाद्य पदार्थों के चयन में स्वायत्तता की कवायद शुरू करते हैं, तो उनकी स्वायत्तता का सम्मान करते हुए खाने के व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए पौष्टिक खाद्य पदार्थों की व्यापक व्यवस्था की जानी चाहिए। जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो वो अपना जो फूड है वो चूज़ करने लग जाते हैं, और जब वो फूड चूज़ करने लग जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके इस डिसीजन का हमें सम्मान करना चाहिए और उन्हें उसी प्रकार का फूड उपलब्ध कराना चाहिए जो वो खाना चाहते हैं, और इस फूड में सभी पोषक तत्वों को भी इंक्लूड करना चाहिए। तो इस प्रकार की स्थिति है वो बच्चों के लिए करनी चाहिए। पूरे 2 वर्ष तक का ये स्टेटस दिया गया है। उसके बाद में जो बच्चे होते हैं वो अपना फूड डिसाइड करने लग जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग उन्हें फूड दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार जो भारत में पोषण अभियान की शुरुआत की गई है, और ये पोषण अभियान बहुत ही अच्छे लेवल पे कार्य कर रहा था, लेकिन महामारी के पश्चात इस पोषण अभियान की जो स्थिति है उसमें ख़राब हुई है और इसका जो डाटा है उसमें भी गिरावट आई है। तो इस प्रकार महामारी के बाद में पोषण अभियान के फिर से अपने पटरी पर आने की उम्मीद है। तो आज के टू द पॉइंट सेक्शन में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपके पास अगर हमारे लिए कोई सुझाव हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।